जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं जो भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक। देखिए आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर, सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर है, हिस्ट्री यानी मध्यकालीन इतिहास। हम लोग आज के इस क्लास में अटेंड करेंगे। जिन बच्चों का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से लेकर के 1950 एडी तक है, वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे। और जिन बच्चों का हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड यानी 1453 से लेकर के 1848 ईस्वी तक जो पढ़ रहे हैं, वो भी इस क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, आप लोगों का पेपर कोड है HIS 203, यानी आपको 2 पेपर देने हैं, यानी पढ़ने हैं आपको 1453 से लेकर के 1950 ईस्वी तक, लेकिन इसमें आपको 2 पेपर देने हैं, अलग अलग बढ़ जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे 1453 से लेकर के 1848 ईस्वी तक और 1848 से लेकर के 1950 ईस्वी तक 2 पेपर देने हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बच्चों को, HIS 203 और HIS 204, ठीक है। 2 पेपर देने हैं, MCQS है विथ क्लास और नोट्स के साथ मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, ठीक है। फिर से आप लोग देख सकते हैं, सॉल्वेंट मॉडल पेपर है, फोर्थ सेमेस्टर मध्यकालीन इतिहास, यानी कितने बच्चे इसे हिस्ट्री कहते हैं या फिर मिडाइवल हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे आपको इसमें 2 पेपर देने हैं, यानी पढ़ने हैं आपको 1453 से लेकर के 1950 ईस्वी तक, लेकिन आपको 2 पेपर देने हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय वाले बच्चों को। बाकी जो अदर यूनिवर्सिटी से हैं, यदि आपका 1453 से लेकर के 1950 ईस्वी तक है, तो आप इस क्लास को अटेंड करेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में जो पेपर कोड है हिस्ट्री का HIS 203 है, 2 पेपर देने हैं। HIS 204 भी आप लोगों का जल्दी क्लास आएगा, ठीक है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, उत्तर प्रदेश में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं और उससे एफिलिएटेड कॉलेज हैं, सभी विश्वविद्यालय के लिए ये क्लास है, ठीक है। बिहार में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, झारखंड या फिर राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जहाँ भी आपके ये पढ़ाए जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड 1453 से लेकर के 1950 ईस्वी तक, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से क्लास होगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव क्लास है, लास्ट तक जरूर देखेंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति किसके शासनकाल में घटित हुई? तो यह घटना घटित हुई थी जेम्स द्वितीय के शासनकाल में, ठीक है। 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी, जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब इसमें जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनते भी हैं, ठीक है। देखिए 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, राजा जेम्स द्वितीय के शासनकाल में हुई, जब उन्हें उनके ही दामाद विलियम ऑफ ऑरेंज द्वारा पदच्युत कर दिया गया, ठीक है। चलें, और ये सारे क्लास नोट और जितने भी PDF हैं, ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ से प्राप्त करेंगे? टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है। चलिए, ये आपका अपना ही चैनल है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथ तैयारी कर सकें, ठीक है। चलिए टॉपिक पर आते हैं दोस्तों। इसमें सेकंड क्वेश्चन है, प्यूरिटन क्रांति का समय काल था या फिर प्यूरिटन क्रांति का समय था। इस तरीके से 2 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार पूछा गया था आपसे कि प्यूरिटन क्रांति का समय काल कब से कब तक था, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्यूरिटन क्रांति का समय था। क्योंकि देखें, एक ही क्वेश्चन होता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूछा इसी तरीके से जाता है तो, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा। प्यूरिटन क्रांति का जब भी समय काल पूछेगा तो आप ध्यान रखेंगे 1642 से लेकर के 1648 ईस्वी तक, बी ऑप्शन आपका राइट है। अब प्यूरिटन क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई सारे क्वेश्चन लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्यूरिटन क्रांति, ठीक है, प्यूरिटन रिवॉल्यूशन, इसे अंग्रेजी में अंग्रेजी गृह युद्ध, ठीक है, इंग्लिश सिविल वार भी कहा जाता है। और इसका जो समय काल है 1642 से 1648 ईस्वी तक माना जाता है। यह संघर्ष इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम और संसद, विशेषकर प्यूरिटनों के नेतृत्व वाली संसदीय समर्थकों के बीच हुआ था, ठीक है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप चार्ल्स प्रथम की फांसी 1649 और इंग्लैंड में राजतंत्र का अंत हुआ, जिसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल के नेतृत्व में एक गणराज्य, ठीक है, कॉमनवेल्थ स्थापित हुआ। यह घटना ब्रिटिश इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने संवैधानिक राजतंत्र की नींव रखी, ठीक है। चलें,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें आपसे पूछा गया है इंग्लैंड के निम्नलिखित राजाओं में से किसे मृत्यु दंड दिया गया था। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है ना की पॉइंट में, इसी तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे हुए जाएंगे और प्रश्न भी बनेंगे। ठीक है, चार्ल्स प्रथम, इंग्लैंड के जो चार्ल्स प्रथम थे इन्हें मृत्यु दंड दिया गया था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CABAL। ठीक है, कबाल या फिर काबाल ग्रुप में कौन शामिल नहीं था। तो देखें इसमें आर्लिंगटन, बकिंघम और एस्ले कूपर ये तीनों शामिल थे। क्रामेनवेल आपके कबाल ग्रुप में शामिल नहीं थे। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। और मैं इस तरीके से आपको बता दूंगा, आप जीवन भर इसे नहीं भूलेंगे। जब आप लोग नेट GRF, असिस्टेंट प्रोफेसर और सभी चीज़ों की तैयारी करेंगे तो भी आपको ये पढ़ेंगे ना तो मेरी याद जरूर आएगी BA सेमेस्टर वाला की। ठीक है, देखिए कबाल ग्रुप में क्रामवेल शामिल नहीं था। कबाल 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में एक प्रभावशाली मंत्रिमंडल समूह था। कबाल क्या था? कबाल एक मंत्रिमंडल समूह था। ठीक है, कहाँ का? तो चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, कहाँ? इंग्लैंड में। तो कबाल शब्द इन 5 सदस्यों के नामों के प्रथम अक्षरों से बना था। कौन कौन से इसमें 5 सदस्य थे? और यह भी पूछा जाता है कबाल में कितने सदस्य थे। कबाल में 5 सदस्य थे। कौन कौन से थे, इनका फुल फॉर्म क्या है, यह भी सब आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, देखें कबाल में फर्स्ट है सी यानी थॉमस क्लिफोर्ड, CA यानी अर्लिंगटन, हेनरी बेनेट, अर्लिंगटन के अर्ल थे इसमें। ठीक है, इसके बाद जॉर्ज विलियर्स बकिंघम का इसमें ड्यूक था। ठीक है, एस्ले कूपर, एंथनी एस्ले कूपर शाफ्ट ऑफ सबरी का अर्ल, और इसमें था जॉन मैटलैंड। ठीक है, लॉन्डर डेल का ड्यूक। ठीक है, इसमें 5 लोग थे, बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा इसे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले, और ये सारे नोट्स आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप से। ओलिवर क्रामनवेल इस समूह का हिस्सा नहीं था क्योंकि वह चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था 1658 में। ठीक है, उसका संबंध प्यूरिटन क्रांति और इंग्लैंड के गणराज्य कॉमनवेल्थ से था, न कि बाद के स्टुअर्ट राजाओं के शासन से। ठीक है, चले इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए सुएज नहर का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ, ये आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। और इस तरह से देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन बनते हैं। पूछा है सुएज नहर का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ। एक क्वेश्चन पूछता है सुएज नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, शुरू कब हुआ था और पूरा कब हुआ था। 2 क्वेश्चन आपसे बनते हैं। ठीक है, तो पूछा यहाँ पर कब पूरा हुआ, तो 1869 में सुएज नहर बन करके तैयार हो गया था। अब शुरुआत कब हुई थी, चलिए इसके बारे में जानते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, सुएज नहर का निर्माण कार्य 1859 में शुरू होकर 1869 में पूरा हुआ था और 17 नवंबर 1869 को इसे आधिकारिक तौर पर जहाज़ों के लिए खोल दिया गया था। ठीक है, अच्छा इसकी शुरुआत कब हुई थी सुएज नहर की, यानी निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था 1869 में। पूछा जाएगा सुएज नहर के निर्माण में जो इंजीनियर थे उनका नाम क्या था। तो सुएज नहर के में जो इंजीनियर थे जिन्होंने निर्माण कराया था उनका नाम था फर्डिनेंड डी लेसेप्स। ठीक है, फर्डिनेंड डी लेसेप्स इनका पूरा नाम था और ये फ्रांस के थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। निर्माण अवधि इसको 10 साल लगे थे बनाने में सुएज नहर को। उद्घाटन इसका 17 नवंबर 1869 को हुआ था। ठीक है, अब इस नहर की विशेषताएं क्या हैं। 1869 में बना था तो नहर जो है 25 फीट गहरी है, 72 फीट चौड़ी तल पर है और 200 से 300 मीटर चौड़ी सतह पर है। ठीक है, इसका महत्व क्या है, तो सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है जिससे यूरोप और एशिया के बीच का सबसे छोटा समुद्री मार्ग बन जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है सुएज नहर किस किस को जोड़ती है, तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ठीक है, अच्छा वर्तमान में इसका जो कंट्रोल है वो किसके पास है, मिस्र के सरकार के पास इसका कंट्रोल है सुएज नहर का वर्तमान में। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये आपसे करंट अफेयर्स में भी पूछा जाता है। चलिए देखें छठा क्वेश्चन है जो क्रामवेल हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी। क्रामवेल की मृत्यु हुई थी 1658 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है
5 सदस्यों की सलाहकार समिति, जिसे कबाल या फिर कबाल के नाम से जाना जाता है, बनाया। किसने बनाया था? जेम्स प्रथम ने, जेम्स द्वितीय ने, चार्ल्स प्रथम ने या चार्ल्स द्वितीय ने? किसने कबाल को बनाया था? कबाल को चार्ल्स द्वितीय ने बनाया था। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, इंग्लैंड में राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना किसके द्वारा हुई? इंग्लैंड में राष्ट्रीय राजतंत्र की जो स्थापना है वो एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा हुई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए पूछा गया है आपसे, इंग्लैंड में आंग्ल चर्च के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की पूजा के लिए किस अधिनियम के द्वारा रोक लगा दी गई? तो सर्वोच्चता के अधिनियम के द्वारा रोक लगा दी गई थी। ठीक है, इंग्लैंड में आंग्ल चर्च के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार की पूजा के लिए, ठीक है, सर्वोच्चता के अधिनियम के द्वारा रोक लगा दी गई थी। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए 1534 में सर्वोच्चता का अधिनियम, एक्ट ऑफ सुपरमैसी, इंग्लैंड की संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था, जिसने राजा हेनरी अष्टम को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च प्रमुख घोषित किया, जिससे पोप का अधिकार कम हो गया। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का पृथक्करण का विचार दिया। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? ये पूछा जाता है, बहुत ही फेमस है। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत दिया था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। शक्ति पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, शक्ति का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर का विचार फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने दिया, जिन्होंने अपनी पुस्तक एस्पिरिट डेस लुइस, ठीक है, में इसे विस्तार से समझाया। आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर को मॉन्टेस्क्यू ने अपने किस पुस्तक में दिया है? एस्पिरिट डेस लुइस में दिया है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह हर समय जंजीरों में है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट जिगजैग रूसो ने दिया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह हर समय जंजीरों में रहता है। ठीक है, यह किस पुस्तक में लिखा है रूसो ने? यह भी पूछा जाता है। तो रूसो ने अपनी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में यह कथन दिया था। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन समाज और राजनीति व्यवस्था उसे जंजीरों में बांध देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखें, पूछा गया है आपसे, जेसुइटों का इतिहास कैथोलिक प्रक्रिया का इतिहास है, यह कथन किसका है? ये स्टेटमेंट वॉल्टेयर ने दिया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे, स्पिरिट ऑफ लॉज, बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये जो पुस्तक है स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू ने लिखी है। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है तो 1748 में स्पिरिट ऑफ लॉज का प्रकाशन हुआ था, लिखा था मॉन्टेस्क्यू ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 1789 के पूर्व स्टेट जनरल का अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था? ठीक है, 1789 के पूर्व स्टेट जनरल का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1614 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अब इसे ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से आपके डाउट भी क्लियर होते रहेंगे। 1789 से पहले स्टेट जनरल का अंतिम अधिवेशन 1614 में हुआ था, जिसके बाद 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फिर से इसे बुलाया गया था। ध्यान रखेंगे, फिर से बुलाया गया था। इसे कब बुलाया गया था तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखें, इमाइल नामक उपन्यास का लेखक कौन है? तो इमाइल एक बुक है, एक किताब लिखी गई है, और जो लिखा गया है वो एक उपन्यास है इमाइल। ठीक है, इसको लिखा किसने है? तो जिगजैग रूसो ने लिखा है इमाइल को। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, फ्रांसीसी क्रांति का मसीहा किसे कहा गया है? फ्रांसीसी क्रांति का मसीहा रूसो को कहा गया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था? फ्रांस की प्राचीन संसद के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो फ्रांस का जो प्राचीन संसद है उसका नाम था स्टेटस जनरल। ठीक है, स्टेटस जनरल नाम था फ्रांस के प्राचीन संसद का नाम। अब स्टेटस जनरल क्या है इसके बारे में जान लीजिए आप लोग, आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन भी यहाँ से बनेंगे। फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम स्टेटस जनरल था। ठीक है,
जो स्टेटस जनरल है ये फ्रांस की प्राचीन सामंती संसद थी, जिसमें 3 वर्गों क्लर्जी, अभिजात वर्ग और सामान्य जनता के प्रतिनिधि शामिल होते थे। यह संसद राजा द्वारा आवश्यकता पड़ने पर बुलाई जाती थी स्टेटस जनरल को, ठीक है। खास करके कर लगाने के मामलों में जब टैक्स लगाया जाता था तब बुलाया जाता था, ठीक है। नेशनल असेंबली 1789 और नेशनल कन्वेंशन 1792 फ्रांसीसी क्रांति के दौरान गठित हुए, जबकि जो डायरेक्टरी है वो 1795 क्रांति के बाद की एक कार्यपालिका संस्था थी, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर दिया है ना, देखें नेशनल असेंबली, नेशनल कन्वेंशन और डायरेक्टरी, इन तीनों के बारे में यहाँ पर आपका लिखा गया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांते का काल था। दांते का काल कब से कब तक था? 1265 से लेकर के 1321 ईस्वी तक, ठीक है, दांते का काल था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग पढ़ लीजिए इनका पूरा नाम क्या है दांते का। देखें दांते का पूरा नाम है दांते अलिघिएरी, ठीक है। इनका काल 1265 से 1321 तक था। जो दांते हैं वो एक इतालवी कवि, लेखक और दार्शनिक थे, जिन्होंने उनकी कविता द डिवाइन कॉमेडी के लिए जाना जाता है। बहुत ही फेमस है। आप लोग 4th सेमेस्टर में है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा होगा, द डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, ठीक है, दांते। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रांस में स्टेटस जनरल की अंतिम बैठक कब हुई? फ्रांस में स्टेटस जनरल की अंतिम बैठक 1614 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारा क्या पूछा गया है। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट में कहा गया है कि निर्धनता कभी भी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं रख सकती, और ये स्टेटमेंट दिया गया है दीदरों के द्वारा। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। निर्धनता कभी भी व्यक्ति को प्रसन्न नहीं रख सकती, किसने कहा है? दीदरों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, द पर्शियन लेटर्स, बहुत ही फेमस पुस्तक है पर्शियन लेटर्स, और इसको लिखा गया है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, ठीक है। अच्छा भैया, मॉन्टेस्क्यू के द्वारा द पर्शियन लेटर लिखा गया है, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में आप लोग जान लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है। द पर्शियन लेटर्स मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई है, जो फ्रांसीसी साहित्य का एक प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक उपन्यास है। द पर्शियन लेटर का जो प्रकाशन है वो 1721 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। जो पर्शियन लेटर है इसका दूसरा नाम क्या है पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे लेट्रेस पर्सनेस, ठीक है, लेट्रेस पर्सनेस इसका सेकंड नाम था द पर्शियन का, ठीक है, द पर्शियन लेटर्स का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तहीन क्रांति घटित हुई। रक्तहीन क्रांति कब घटित हुई थी? 1688 ईस्वी में रक्तहीन क्रांति की घटना हुई थी। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 22 का। अब इसमें ध्यान से पढ़िएगा, कई सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, और यहाँ बहुत ही ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। क्यों? अभी आप जब पढ़ेंगे तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखें रक्तहीन क्रांति, जिसे गौरवशाली क्रांति, ठीक है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, 1688-89 में इंग्लैंड में हुई थी, जिसमें कैथोलिक राजा जेम्स द्वितीय को पदच्युत कर दिया गया, यानी उनको उनके गद्दी से हटा दिया गया था, ठीक है। उनकी जगह उनकी बेटी मैरी और उनके पति विलियम ने ली। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको पढ़ाया था मैंने, ठीक है। अच्छा, भूदान आंदोलन को, ठीक है, जो भूदान आंदोलन हमारे प्यारे देश भारत में हुआ था, इसको भी कभी कभी रक्तहीन क्रांति कहा जाता है, जो 1951 में आचार्य विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। डाउट क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें इंग्लैंड में 1688 की रक्तहीन क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका प्रमुख कारण था जेम्स द्वितीय की धार्मिक नीति। गुरुजी, जेम्स द्वितीय की धार्मिक नीति क्या है? रक्तहीन क्रांति से कैसे संबंधित है 1688 में? ध्यान से देखें, 1688 की इंग्लैंड की रक्तहीन क्रांति का मुख्य कारण राजा जेम्स द्वितीय की कैथोलिक धर्म के प्रति पक्षपातपूर्ण नीति और निरंकुश शासन था, जिसने प्रोटेस्टेंट जनता और संसद में असंतोष पैदा कर दिया था, ठीक है। चलें इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें इसमें क्लास में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकार पत्र के द्वारा इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता स्वीकार की गई, किसके द्वारा? बिल ऑफ राइट्स के द्वारा, पेटिशन ऑफ राइट, या फिर
डिक्लेरेटरी एक्ट के द्वारा या मैग्ना कार्टा के द्वारा? बताइए। अधिकार पत्र, ठीक है, अधिकार पत्र के द्वारा इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता स्वीकार की गई। कब की गई? बिल्कुल, बिल ऑफ राइट्स के द्वारा स्वीकार की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। कब स्वीकार की गई थी चलिए आपको बता देते हैं, ठीक है। देखें 1689 में बिल ऑफ राइट्स पारित किया गया, जिसने इंग्लैंड में संसदीय संप्रभुता पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी को स्थापित किया। इस अधिनियम ने राजा रानी की शक्तियों को सीमित कर दिया था और संसद के अधिकारों को मजबूत किया था, ठीक है ना। अच्छा, जो आपका बिल ऑफ राइट्स है, यह अधिनियम गौरवपूर्ण क्रांति ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद लागू हुआ, ठीक है। इसने संसद की सहमति के बिना कर लगाने यानी टैक्स लगाने, सेना बनाए रखने या कानूनों को निलंबित करने जैसे राजा के अधिकारों को प्रतिबंधित कर दिया। अब इसमें जो आपके अदर ऑप्शन हैं, जैसे पेटिशन ऑफ राइट क्या है, ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा। डिक्लेरेटरी एक्ट क्या है गुरुजी? मैग्ना कार्टा क्या है गुरुजी? चलिए ये भी बता देते हैं, ठीक है। देखिए, यदि आप बीए सेमेस्टर वाला के पास आए हैं तो आप बिल्कुल भी निराश होकर के नहीं जाएंगे। मैं अपना 100% देता हूँ, ठीक है। पूरा ज़बरदस्त तरीके से मैं क्लास कराने की कोशिश करता हूँ। कुछ बच्चे छोड़ करके बीच में चले जाते हैं, लेकिन जो लोग दिल से पढ़ते हैं ना, वो लोग मुझे हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। पेटिशन ऑफ राइट क्या है? तो पेटिशन ऑफ राइट्स जो है 1628, ठीक है। यह राजा चार्ल्स प्रथम के समय पारित हुआ पेटिशन ऑफ राइट, ठीक है, जिसमें नागरिक अधिकारों की मांग की गई थी, लेकिन इससे संसदीय संप्रभुता स्थापित नहीं हुई, ठीक है। अब इसमें डिक्लेरेटरी एक्ट क्या है? ये 1766 में आई थी। यह ब्रिटिश संसद द्वारा अमेरिकी कॉलोनियों पर कर लगाने यानी टैक्स लगाने के अधिकार को स्पष्ट करने के लिए पारित किया गया था, ठीक है ना। मैग्ना कार्टा क्या है? 1215 में आया था। यह राजा जॉन द्वारा स्वीकार किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था, जिसमें कानून के शासन और व्यक्तिगत अधिकारों की बात की गई थी, लेकिन यह संसदीय संप्रभुता से संबंधित नहीं था। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? स्टुअर्ट शासकों और संसद के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। स्टुअर्ट शासक जो थे और इसमें जो संसद है, ठीक है, इनके बीच के संघर्ष का प्रमुख कारण था संप्रभुता का प्रश्न, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखें, स्टेपल्स की संधि पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, गुरुजी स्टेपल्स की संधि, ये तो सन तो पता हो गया, किसके किसके बीच में हुआ था ये भी तो बताइए। बिल्कुल बताएंगे। पहले आप लोग ये देखिए, जो स्टेपल्स है इसकी जो संधि है, ये संधि हुई थी 1492 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखें, स्टेपल्स की संधि ट्रीटी ऑफ स्टेपल्स पर 1492 में हस्ताक्षर हुए थे। यह संधि इंग्लैंड के राजा हेनरी सप्तम और फ्रांस के राजा चार्ल्स अष्टम के बीच हुई थी, ठीक है। स्टेपल्स की संधि पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, स्टेपल्स की संधि किसके बीच हुई थी? हेनरी सप्तम जो इंग्लैंड के राजा थे, चार्ल्स अष्टम जो फ्रांस के राजा थे, इनके बीच में स्टेपल्स की संधि हुई थी, ठीक है। इस संधि के तहत फ्रांस ने इंग्लैंड को एक बड़ी धनराशि करीब 50,000 क्राउन देने का वादा किया। फ्रांस ने इंग्लैंड के समर्थक, ठीक है, फ्रांस ने इंग्लैंड के समर्थक ब्रिटेन विद्रोहियों को समर्थन देना बंद कर दिया, ठीक है। देखिए, हेनरी सप्तम ने फ्रांस के खिलाफ अपने दावों को अस्थायी रूप से त्याग दिया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये सभी लोग जानते हैं गुरुजी 1600 में हुई थी। अच्छा, जब डेट पूछ लेता है तो आधा से ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि कब हुआ था। तो डेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि डेट ही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखने की बात है, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर, डेट याद रखेंगे, सन 1600 ईस्वी में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी व्यापारिक कंपनी थी। जीराते 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबाल मंत्रिमंडल में कितने सदस्य थे? CABAL मैंने आपको शुरू में पढ़ा है, इसमें 5 सदस्य हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 1 2 3 4 5,
और सभी के मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बता दिया है, ठीक है ना। चले, 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना किया गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? 1694 में। किसने की थी भैया? तो विलियम पैटरसन ने की थी, ठीक है। बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना विलियम पैटरसन ने की थी। कब की थी? 1694 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना स्कॉटिश व्यापारी थे विलियम पैटरसन, इन्होंने की थी, जिसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार को फ्रांस के खिलाफ युद्ध के लिए धन जुटाने में मदद करना। देखिए भैया, जो आप पढ़ रहे हैं वो स्थापना हुई है, तो उसकी स्थापना क्यों हुई है इसके बारे में भी जानना अनिवार्य है, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। गुलाबों का युद्ध लड़ा गया। गुलाबों का युद्ध जर्मनी में, फ्रांस में, रोम में या फिर इंग्लैंड में? कहाँ पर गुलाबों का युद्ध लड़ा गया? इंग्लैंड में गुलाबों का युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया था इसके बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ध्यान से देख लीजिए आप लोग, ठीक है। देखिए, गुलाबों का युद्ध, वार्स ऑफ रोजेज, इंग्लैंड में 1455 से 1487 तक लड़े गए गृह युद्धों की एक श्रृंखला थी, जो लैंकेस्टर और यॉर्क के घरों के बीच सिंहासन के लिए लड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें देखें, कार्डिनल वुल्जे को इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कब नियुक्त किया गया था? कार्डिनल वुल्जे को इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री है, इनको नियुक्त किया गया था 1515 ईस्वी में। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, इंग्लैंड द्वारा ग्रिगोरियन कैलेंडर को किस वर्ष स्वीकार किया गया? इंग्लैंड द्वारा ग्रिगोरियन कैलेंडर को स्वीकार किया गया था 1752 ईस्वी में। बी ऑप्शन आपका राइट है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए, पूछा गया है कि सेटलमेंट एक्ट कब लागू हुआ? ठीक है, सेटलमेंट एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लागू हुआ था 1701 ईस्वी में। सी ऑप्शन आपका राइट है। सेटलमेंट एक्ट क्या है गुरुजी, इसके बारे में बताइए। चले देखते हैं सेटलमेंट एक्ट क्या है। देखें, सेटलमेंट एक्ट 12 जून 1701 को लागू हुआ था, जिसने ग्रेट ब्रिटेन के सिंहासन के उत्तराधिकार को विनियमित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें क्या पूछा गया है आपसे, ग्रेट ब्रिटेन की संसद अस्तित्व में कब आई? ग्रेट ब्रिटेन की जो संसद है, इसका जो अस्तित्व है वो 1707 में आई थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब इसके बारे में जानना अनिवार्य है, ठीक है। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन की संसद, जिसे यूनाइटेड किंगडम की संसद भी कहा जाता है, 1707 में अस्तित्व में आई, जब इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एकीकरण हुआ और ग्रेट ब्रिटेन नाम से एक नया राज्य बना। चले, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ सुपरमेसी किसके शासनकाल में पारित किया गया? एक्ट ऑफ सुपरमेसी किसके शासनकाल में पारित हुआ था? हेनरी अष्टम के शासनकाल में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। इसको मैंने आपको पढ़ा दिया था, ठीक है। देखें, एक्ट ऑफ सुपरमेसी 1534 में इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम के शासनकाल में पारित कर दिया गया था, जिसने इंग्लैंड के चर्च को रोम के अधिकार क्षेत्र से अलग कर दिया और राजा को चर्च का सर्वोच्च प्रमुख घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंजमूर का युद्ध किसके बीच हुआ था? सेंजमूर का जो युद्ध है वो ममंथ के ड्यूक और जेम्स द्वितीय के बीच में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलें, इसमें देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज कब की गई? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 ईस्वी में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, 1460 ईस्वी में छाप खाना का आविष्कार किसने किया? छाप खाने का जो आविष्कार है गुटनबर्ग ने किया था 1460 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, यूरोप में पुनर्जागरण को अन्य नाम से भी जाना जाता है। यूरोप में पुनर्जागरण को सांस्कृतिक पुनरुत्थान के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। देखें, मेरा चार्ज खत्म होने वाला है बैटरी का, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी क्लास कराने का, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध मानववादी इरेस्मस का जन्म हुआ था। इरेस्मस का जन्म कहाँ हुआ था? रॉटरडम में, वेनिस में, पेरिस में या लंदन में? रॉटरडम में इनका जन्म हुआ था इरेस्मस का, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 40 का।
चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था, माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था 1475 ईस्वी में, ठीक है। माइकल एंजेलो बुओनारोती का जन्म 6 मार्च 1475 को फ्लोरेंस इटली के पास कैप्रिज में हुआ था, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखें एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग लिखी गई है, ये एक बुक है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है। और ये जो बुक है, ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछता है तो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। देखिए एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक फ्रांसिस बेकन ने 1605 में लिखी थी, यह प्रकाशन हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पुनर्जागरण कालीन कला में तैल चित्रकला के लिए कौन प्रसिद्ध था, तैल चित्रकला के लिए हालबीन प्रसिद्ध थे, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मोनालिसा का मूल चित्र संरक्षित है लूव्र में, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम यूरोप में पुनर्जागरण कहाँ से प्रारंभ हुआ, तो देखें सबसे पहले यूरोप में पुनर्जागरण की बात करें तो हमेशा याद रखिएगा कहाँ हुआ था, इटली में, ठीक है। सर्वप्रथम यूरोप में पुनर्जागरण इटली में हुआ था, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप के आधुनिक युग का प्रारंभ होता है, यूरोप के आधुनिक युग का जो प्रारंभ है वो 1453 ईस्वी से प्रारंभ होता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें मोनालिसा किसकी कृति है, मोनालिसा जो कृति है वो लियोनार्डो दा विंची की है, बहुत ही फेमस ये चित्र है मोनालिसा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है, मोनालिसा कृति है, ठीक है। देखिए मानववाद का जनक किसे माना जाता है, पेट्रार्क को, इरास्मस को, जॉन काल्विन को या ल्यूकान को, किसको मानववाद का जनक माना जाता है, मानववाद का जनक पेट्रार्क को माना जाता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अब इनके बारे में जान लीजिए, ठीक है। फ्रांसिस्को पेट्रार्क को, ठीक है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क को मानववाद का जनक माना जाता है। वे इटली के रहने वाले थे और पुनर्जागरण काल के प्रमुख विचारक थे, उन्होंने ही मानववाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखें किस तुर्क राजा के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की गई, तो महमूद प्रथम के द्वारा कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की गई थी, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। देखिए 5% बचा है और देखिए क्लास पूरा हो पाता है कि नहीं। देखिए कुस्तुनतुनिया यानी कॉन्स्टेंटिनोपोल पर विजय ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान महमूद द्वितीय, जिसे विजेता भी कहा जाता है, उन्होंने 29 मई 1453 को प्राप्त की थी कुस्तुनतुनिया को, ठीक है ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने विश्वास एवं श्रद्धा के सिद्धांत पर बल दिया, विश्वास एवं श्रद्धा सिद्धांत पर किसने बल दिया है, मार्टिन लूथर ने, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण था, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण ये सभी था, ठीक है। चर्च की संस्कार पद्धति और इसमें पोप का चरित्र भ्रष्ट होना, चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार, ये सभी थे, ठीक है, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटेस्टेंट की स्थापना हुई थी, प्रोटेस्टेंट संघ की जो स्थापना है ये हुई थी 1608 ईस्वी में, बी ऑप्शन आपका राइट है। और ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए किसका कथन है कि ये स्टेटमेंट किसका है, धर्म सुधार आंदोलन पोप की धार्मिक निरंकुशता और पुरोहितों के विशेषाधिकार के विरुद्ध विद्रोह था, ये जो स्टेटमेंट है ये फीसर का है, सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यूरोप में किस संधि द्वारा हॉलैंड की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई, किस संधि के द्वारा, तो ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा, ठीक है, ऑक्सबर्ग की संधि के द्वारा या फिर वेस्टफैलिया की संधि के द्वारा या ट्रेंट की संधि के द्वारा, बताइए किस संधि के द्वारा हॉलैंड की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई थी, बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है, वेस्टफैलिया की संधि के द्वारा हॉलैंड की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया था, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 54 का, ठीक है। अब वेस्टफैलिया की संधि हुई कब थी, ठीक है,
वेस्टफैलिया की संधि 1648 में हस्ताक्षरित एक महत्वपूर्ण शांति संधि थी, जिसने 30 साल के युद्ध 1618 से 1648 और 80 साल के युद्ध 1568 से लेकर के 1648 को समाप्त किया और आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नींव रखी। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, पोप ने मार्टिन लूथर को धर्म से बहिष्कार किया था, कब किया था? 1520 ईस्वी में किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है 55 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपसे पूछा गया है, क्षमा पात्रों का प्रयोग होता था, तो क्षमा पात्रों का जो प्रयोग है वो पोप से मुक्ति के संदर्भ में होता था। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, मार्टिन लूथर ने अपनी अंतिम सांस ली, यानी मार्टिन लूथर की मृत्यु कब हुई थी? मार्टिन लूथर की मृत्यु 1546 में हुई थी। ठीक है, मार्टिन लूथर की मृत्यु कब हुई थी? 1546 में। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये बुक का नाम है ऑन द लिबर्टी ऑफ क्रिश्चियन मैन। इसकी रचना किसने की थी? ठीक है, ये एक बुक है और इस बुक को लिखा किसने है? मार्टिन लूथर ने लिखा है। ठीक है, ऑन द लिबर्टी ऑफ क्रिश्चियन मैन। ठीक है, मार्टिन लूथर, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने न्यू टेस्टामेंट का समर्थन किया? न्यू टेस्टामेंट का समर्थन किसने किया भैया? बिल्कुल मार्टिन लूथर ने न्यू टेस्टामेंट का समर्थन किया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें राइट है। दोस्तों, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हो, मॉडल पेपर, महासंग्राम रिवीजन क्लासेस। ठीक है, सारी चीज़ें आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। पूछा गया कि ऑक्सबर्ग की जो संधि है वो हुई थी, कब हुई थी? ऑक्सबर्ग की संधि ये हुई थी 1555 में। ठीक है, ऑक्सबर्ग की संधि 1555, सी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इसमें ऑक्सबर्ग की जो संधि है इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। ऑक्सबर्ग की जो संधि है, ठीक है, पीस ऑफ ऑक्सबर्ग 1555 में हुई थी, जो पवित्र रोमन साम्राज्य के भीतर प्रोटेस्टेंट और लूथरन राजकुमारों के बीच धार्मिक संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक समझौता था। ठीक है, क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।